नमस्कार। कल हमने पढ़ा था कि अनुबंध भंग के उपचार क्या है, और मैंने प्रॉमिस किया था कि आप में से किसी को यदि अनुबंध भंग के उपचार में कोई भी दिक्कत होगी, आप पढ़ के देखेंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं पहला 2-3 मिनट वेट करती हूँ कि यदि आप कल के में से कुछ पूछना चाहते हैं तो हम बताएं, नहीं तो हम आज आपको निक्षेप अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट बताएंगे। कोई भी बच्चा यदि उसको कल कोई बच्चा निषेधाज्ञा में अटक रहा था और किसी में अटक रहा था, तो यदि किसी को लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया कल का, किसी कॉलेज से कोई क्वेरी नहीं है, तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं। निक्षेप अनुबंध सामान्यतः हम बहुत डेली लाइफ में प्रतिदिन लगभग बहुत बार निक्षेप करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि यह निक्षेप का अनुबंध है। अब प्रश्न उठता है कि निक्षेप है क्या। जब हम किसी भी माल की सुपुर्दगी करते हैं, माल हम देते हैं, माल से आशय अब ध्यान रखिएगा कि हमारा जो वस्तु विक्रय अधिनियम है उसमें जो माल की परिभाषा दी गई है उसी को ही हम माल मानते हैं। ये आपके सामने डेफिनेशन आ रही है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल सुपुर्द करता है कि वह जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वह माल वापस लौटा दिया जाएगा, या यदि नहीं लौटाया जाएगा तो जिसने सुपुर्द किया है उसके निर्देशानुसार उसको किसी दूसरी जगह भेजने की व्यवस्था कर दी जाएगी। अब हम इसमें 2-3 एग्जाम्पल, 2-3 चीजें अपने दिमाग में लेकर चले, उन्हीं एग्जाम्पल को, उन्हीं कंडीशंस को हम निक्षेप कहते हैं। पहली चीज है, आप याद रखें कि हम हमेशा जब बाजार जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगाते हैं। तो गाड़ी को पार्किंग पे लगाना भी निक्षेप है। हमें पता नहीं होता है लेकिन ये निक्षेप है। यहाँ भी हम एक अनुबंध कर रहे होते हैं पार्किंग वाले के साथ। दूसरा एक चीज याद रखेंगे आप कि इसी तरीके से हम ड्राई क्लीनर्स को कपड़े धुलने देते हैं, दर्जी को सिलने कपड़े देते हैं। ये सारी चीजें भी निक्षेप है, सारी चीजें निक्षेप कहलाती हैं। ये 2 प्रकार हुए जहां पर हम अपनी वस्तुओं को देते हैं दूसरे व्यक्ति को, अपने माल को। ये माल ही है हमारा कि हम अपनी गाड़ी को पार्किंग के लिए देते हैं, कि वहां पार्किंग के लिए सुरक्षा की दृष्टि है हमारी कि हम वहां रख दें। और दूसरा तरीका कि जब हम अपने कपड़े धुलने के लिए देते हैं तो वहां भी हम अपनी वस्तु का हस्तांतरण ड्राई क्लीनर्स को करते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा भी एक होता है, दूसरा प्रकार भी होता है जहां पर वस्तु हम प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने से आशय कि बेलमेंट वहां भी है, हम टेंट हाउस से उधार में बर्तन लेते हैं या टेंट हाउस की अन्य सामग्रियां लेते हैं, वह भी निक्षेप है। हम इन्हीं तीनों चीजों को बेस में लेकर चलेंगे। आप याद रखेंगे कि टेंट हाउस से किए जाने वाला अनुबंध निक्षेप है, गाड़ी पार्किंग पे लगाया जाना भी निक्षेप है, ड्राई क्लीनर या दर्जी के यहाँ कपड़े दिए जाना भी निक्षेप है। अब ये तीनों निक्षेप जैसे परिभाषा में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति अपने माल को दूसरे माल को किसी एक उद्देश्य के हिसाब से सौंप देता है। जैसे हमने यदि दर्जी को कपड़े सौंपे हैं तो हमारा उद्देश्य है उसको सिलवाना, ड्राई क्लीनर्स को हमने दिए तो हमारा उद्देश्य है उसको साफ करना, धुलवाना। गाड़ी पार्किंग में जमा किए हैं हमने तो इसका मतलब है कि हम उसकी सुरक्षा चाहते, जितने घंटे हम बाजार में हैं उतने घंटे हम उसकी सुरक्षा चाहते। तो जब यह उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है तो हमें वह माल वापस मिल जाता है। अब टेंट हाउस को ले, टेंट हाउस भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हम अक्सर ऐसे लेन देन करते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि यह भी एक अनुबंध का प्रकार है। टेंट हाउस में सामान्यतः जब हम टेंट हाउस से कोई भी चीज किराए से प्राप्त करते हैं, उधार प्राप्त करते हैं, तो हम उन वस्तुओं की एक सूची देते हैं और सूची के अनुसार ही वस्तुएं हमें सुपुर्द कर दी जाती हैं। सुपुर्द कर देना मतलब आपको सौंप दी जाती है। तो बेलमेंट जो शब्द आया है वो फ्रेंच के कैबेलियर शब्द से आया है, मतलब सुपुर्दगी, माल की सुपुर्दगी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब किसी भी प्रकार के माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और जैसे ही उस निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वह संबंधित माल लौटा दिया जाता है। जैसे हमारे कपड़े जब सिल जाते हैं तो दर्जी हमें वापस कर देता है, हम उसका
पारिश्रमिक चुका देते हैं और ले लेते हैं, बेलमेंट समाप्त हुआ। लेकिन यदि दर्जी घुमा दे तो अनुबंध भंग हो जाता है। यदि हम पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करते हैं और 4 घंटे बाद हम पार्किंग पे अपनी गाड़ी लेने जाते हैं, हमें सुरक्षित वापस मिल जाती है, हम पार्किंग का शुल्क चुका देते हैं, बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया। लेकिन यदि हमारी गाड़ी टूट जाती है, किसी सावधानी से टूट जाती है या गुम जाती है, तो वहां पर अनुबंध भंग माना जाता है। तो यह निक्षेप की अनुबंध की एक परिभाषा है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा कि निक्षेप की यदि आपसे कोई विशेषता पूछे तो अनुबंध की सारी विशेषताओं की तरह इसमें भी यही विशेषता है कि 2 पक्षकार होते। दूसरा कि निक्षेप का हमेशा एक उद्देश्य होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है और निश्चित समयावधि के लिए ही होता है। एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए हम अनुबंध करते हैं और उस टाइम पीरियड के लिए ही माल का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को करते हैं। अब इसमें 3 पक्षकार होंगे अनुबंध के, एक कहलाएगा निक्षेपी और एक जिसे हम निक्षेपकर्ता भी कहते हैं। अब निक्षेपी से आशय सब ध्यान से रखिएगा, मैं लास्ट में पूछूंगी कि निक्षेपी क्या होता है, और हम ये भी पूछेंगे कि निक्षेप के मुख्य 2 गुण बताइए या 3 गुण बताइए। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि बच्चे आते जा रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल का हस्तांतरण करता है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। निश्चित उद्देश्य पूरा होने पर माल की वापसी कर दी जाती है। अब पहली चीज जो हम पक्षकार हैं उनको देखें कि निक्षेपी या निक्षेपकर्ता कौन है। जो माल का स्वामी है वह निक्षेपी है, वो अपने माल को देगा। जैसे हम जब पार्किंग पर गाड़ी लगा रहे हैं तो गाड़ी हमारी है तो हम निक्षेपी हैं, हम निक्षेप करता अपनी गाड़ी को लगा दे। लेकिन टेंट हाउस से यदि हम सामान ले रहे हैं तो निक्षेपी टेंट हाउस का मालिक है क्योंकि उसका सामान है और सामान हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियों में जिसके माल पर जिसका स्वामित्व तो होगा वह निक्षेपी या बेलर कहलाएगा, ये हम ध्यान रखें। दूसरी चीज होती है निक्षेप ग्रहीता या बेली। निक्षेप ग्रहीता जिसने सामान प्राप्त किया है, जो माल को प्राप्त करेगा उसे हम निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। अब वही पार्किंग वाली बात याद रख लीजिए कि पार्किंग में जब हमने गाड़ी ले जाकर खड़ी की तो हमारी गाड़ी जो खड़ी है वहां पर जिस पार्किंग वाले ने ली है और एक स्लिप हमें दी है वो निक्षेप ग्रहीता है, पार्किंग का मालिक निक्षेप ग्रहीता है। और यदि टेंट हाउस से हमने सामान लिया है तो टेंट हाउस का माल हमने लिया है इसलिए हम निक्षेप ग्रहीता है। वैसे ही जो 4 एग्जाम्पल हमने आपको कहा कि आपको याद रखने, ड्राई क्लीनर याद रखना है, दर्जी याद रखना है, आगे और भी हम और नए एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन ये 4-5 ऐसे डेली रूटीन वाले हैं और जहां पर हम ये अनुबंध करते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और हमें पता नहीं होता कि एक अनुबंध का एक हिस्सा है। तीसरी एक और चीज है कि एक और विशेष परिस्थिति पैदा होती है जब उपनिक्षेप ग्रहीता भी आ जाता है, सब बैली भी आ जाता है। अब सब बैली कैसे आ जाता है? जब हम शुरुआत में कह रहे हैं कि 2 पक्षकार होते हैं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को माल का एक निश्चित उद्देश्य के लिए हस्तांतरण करता है। फिर से सुने, क्या हम कहते हैं एक निक्षेप की परिभाषा में कि जब एक पक्षकार या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए माल का हस्तांतरण करता है, ये सुपुर्द करता है। तो ये तीसरा व्यक्ति कहां से आ गया? लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे अनुबंध हैं जहां पर तीसरा पक्षकार अपने आप आ जाता है। खास तौर पर बीमा के जितने, जनरल इंश्योरेंस के जितने भी चीजें हैं, जनरल इंश्योरेंस में मान लीजिए हमारी कार है और हमने जनरल इंश्योरेंस ले रखा है, या मोटरसाइकिल है जनरल इंश्योरेंस ले रखा है, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस ले रखा और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और चूंकि हमारी गाड़ी का बीमा कवर है तो हम बीमा कवर को प्राप्त करने के लिए हम बीमा कंपनी को सूचित करते हैं कि गाड़ी हमारी क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी को दे देते हैं कि गाड़ी अब हमें आप सुधरवा के दीजिए। 2 प्रकार होते हैं, एक तो उनके फिक्स्ड जहां पर डीलर होते हैं जहां पे वो सुधरवाते हैं, आप या तो वहां ले जाइए डायरेक्ट तो छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा सीधे डीलर से पैदा नहीं होता, हम किसको देते हैं? यदि हमारी गाड़ी दुर्घटना से खराब हुई है तो हम इंश्योरेंस कंपनी को सौंपते हैं उसकी रिपेयरिंग कराने के लिए, उसके क्योंकि भुगतान कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो ओनर है वो निक्षेपी है और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो निक्षेप ग्रहीता है। हमने अपनी कार सौंप दी, अब हमको सुधरवा कर वापस करो, क्योंकि भुगतान इंश्योरेंस कंपनी को करना है। और इंश्योरेंस कंपनी तो केवल इंश्योरेंस करती, सुधारने का काम तो वो करती नहीं। तो वो क्या करेगी? जहां पर आपकी संबंधित गाड़ी सुधारी जा सकती है उस मैकेनिक के पास या उस
जो वर्कशॉप है उस वर्कशॉप में वो गाड़ी आपकी भेज दी जाएगी, चाहे आप देके आए चाहे कंपनी भेजे, जो भी स्थितियां हो। लेकिन तो जो वर्कशॉप है या जो मैकेनिक है वो उप निक्षेप ग्रहीता कहलाएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। इंश्योरेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसमें, यहाँ पर अपने आप एक तीसरा पक्षकार आ जाता है, क्योंकि हमारे बीच गाड़ी के एक्सीडेंटल जो हमारे क्लेम्स होते हैं उसके लिए डायरेक्ट अनुबंध होता है कंपनी और जो मोटर व्हीकल है उसके ओनर के बीच डायरेक्ट हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब वो सुधरने किसी तीसरे पक्षकार के पास जाती है तो उसे हम उप निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। और यहाँ पर जितने भी दायित्व है, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेली की होती है, उतनी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब बेली की भी होती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, जिस बच्चे को दिक्कत हो तो वो हाथ खड़ा करके बीच में भी पूछ सकता है। अब हम आगे आए कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो एक निक्षेप अनुबंध में आवश्यक रूप से होना चाहिए। पहली चीज तो है कि माल का निक्षेप। हम मुद्रा का निक्षेप नहीं कर सकते, हम पैसे का निक्षेप नहीं कर सकते, हम केवल हस्तांतरण, यदि हम मुद्रा दे रहे हैं, किसी को मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वह बिलमेंट नहीं, क्योंकि ऐसा तो हम दिन भर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें दूसरे एक्ट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एक्ट होते हैं वहां पर वो सब उसमें लागू होते हैं। हम यहाँ पर जब हम किसी वस्तु को ट्रांसफर करते हैं, और वस्तु वही कहलाएगी, माल वह कहलाएगा जो आप वस्तु विक्रय अधिनियम में, या आपने पढ़ा नहीं है या पढ़ा हो 11-12 का हमें पता नहीं, उसमें कोर्स में है, उसमें एक लिस्ट दी गई कि माल किसको किसको कहेंगे। तो माल में उनकी परिभाषा है कि मुद्रा एवं दावों योग्य प्रतिभूतियों को छोड़ के, जो दावे है उनको छोड़कर बाकी सभी माल कहलाता है, जिसको कि हम हस्तांतरित कर सकते हैं। तो माल का हस्तांतरण यदि नहीं हुआ है तो बेलमेंट नहीं माना जाएगा। दर्जी के आपने कपड़ा दिया है, माल हस्तांतरित हुआ। ड्राई क्लीनर के आपने धुलने दिया है कपड़ा, माल हस्तांतरित हुआ। पार्किंग पे गाड़ी लगाई है, माल हस्तांतरित हुआ। हमने इंश्योरेंस कंपनी को अपनी गाड़ी सौंपी, माल हस्तांतरित हुआ। टेंट हाउस से हमने बर्तन लिए, माल हस्तांतरित हुआ, हमें मिला। तो ये सारी कंडीशन जो है वो माल का निक्षेप कहलाती है। दूसरी स्थिति है कि निक्षेपी द्वारा वस्तुओं का हस्तांतरण किया जाना चाहिए, मतलब इस पे डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए कि जो निक्षेपी है, जो आपका बेलर है, वह वस्तुओं का हस्तांतरण करेगा। मतलब या वाइस वर्सा याद करें, जो अभी हमने आपको निक्षेपी बताया, 3 पक्षकार बताए थे कि निक्षेपी वह व्यक्ति है जिसका जो माल का स्वामी होता है, और वह माल का स्वामी अपने स्वामित्व में जो वस्तु है उस स्वामित्व को थोड़ी देर के लिए, उस निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने तक माल का हस्तांतरण करता है। जैसे फिर से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे कि हमने अपना कोई एक इम्पोर्टेंट हमारे बुक्स का सेट है जो हमको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, और हमने उस सेट को डाकघर से हमने पार्सल किया, डाकघर से हम भेज रहे हैं, तो माल निक्षेपी हम है और निक्षेप ग्रहीता डाकघर वाला है, वो लेगा। तो माल का निक्षेपी ही हमेशा वस्तुओं का हस्तांतरण करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। ये केस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेगा। मद्रास का हाईकोर्ट का ये केस है, कालिया पेरुमल बनाम विशालक्ष्मी का एक केस है। इस केस में होता ऐसा है कि जो कालिया पेरुमल होते हैं एक सुनार होते हैं, और विशालक्ष्मी एक महिला है जो प्रतिदिन अपने पुराने गहने लेकर आती हैं और सुनार को देती है और कहती है कि इसको गला दो और कुछ बना दो और मैं शाम को पुनः लेने आऊंगी। और वो शाम को पुनः आती है लेने, और वहीं पर एक सुनार के घर में एक पेटी रहती है जिसमें वो उन बने हुए और आधे बने हुए गहनों को लेती है और रख देती है, और ताला लगा के चाबी लेके अपने पास चली जाती है। और प्रतिदिन वो ऐसा करती हैं। चौथे 5वें दिन जब वो एक दिन सुबह आकर पेटी खोलती हैं तो देखती है कि उसमें से उनके जेवर गायब थे। वह केस करती क्षतिपूर्ति के लिए सुनार के लिए। तो हाईकोर्ट बहुत अच्छा डिसीजन देता है। हाईकोर्ट कहता है कि इसमें माल का हस्तांतरण हुआ ही नहीं, सुनार से वापस आपने ले लिया, विशालक्ष्मी जी ने अब वापस अपने पूरे जेवर लेकर उस पेटी में बंद कर दिए, और उस पेटी की चाबी भी विशालक्ष्मी जी के पास थी। तो ऐसी स्थिति में माल का हस्तांतरण माना ही नहीं जाएगा। यदि वह माल, भले ही वह उसके सुनार के घर में रखी हुई थी, लेकिन माल का स्वामित्व सुनार के पास नहीं था,
और उनको किसी भी तरीके की क्षतिपूर्ति या किसी भी तरीके के दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। तो यह एक बहुत अच्छा केस है जिसमें निक्षेपी द्वारा वस्तुओं का हस्तांतरण होना ही चाहिए। जब तक दे नहीं दिया गया, स्वामित्व परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक निक्षेप नहीं माना जाएगा कि हमने बेलमेंट किया है। इसके आगे हम आए तो स्पष्ट या गर्भित अनुबंध के अंतर्गत हस्तांतरण। हम दो चीजें मान लें, देखिए इसमें भी हम दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। स्पष्ट या गर्भित में सामान्यतः सारी चीजें स्पष्ट या गर्भित हम मानकर चलते हैं, लेकिन दो एग्जाम्पल बड़े अच्छे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कानून को तोड़ने पर माल की जब्ती हो जाती है। विक्रय कर में आपने कर नहीं भुगतान किया है, पूरा का पूरा ट्रक जब्त हो जाता है। यदि कोई माल कस्टम से आ रहा है, कस्टम प्रॉपरली चुकाया नहीं गया या उसमें कोई फॉल्ट लग रही है तो पूरा का पूरा माल जब्त कर लिया जाता है। वहां पर जब्त किए गए माल की सूची बनाकर एक दी जाती है। यह तो स्पष्ट और गर्भित अनुबंध, मतलब स्पष्ट अनुबंध है। यह माल का हस्तांतरण उन अधिकारियों के पास है जिन्होंने उसको जब्त किया है। तो निक्षेपी जिसका माल था, निक्षेप ग्रहीता वह अधिकारी जिसने उसे जब्त किया है। दूसरा है गर्भित। गर्भित में जबकि माल लिया जाता है, जैसे कि चोरी का माल, हमारे घर से माल चोरी चला गया और फिर वो माल पकड़ा भी गया। अब माल पकड़ा गया और पकड़ने के बाद वह माल थाने में रखा रहा। थाने में यदि माल है तो हम ये मान के चलेंगे कि थाना पुलिस जो उसका प्रमुख है वह निक्षेप ग्रहीता है, उसकी सुरक्षा का पूरा दायित्व उनके पास है। तो उसको हम गर्भित ऐसा मान कर चलते हैं। जब उसकी पहचान हो जाएगी कि आपकी ही चोरी है तब उसका आपको वापस मिलेगा, लेकिन जब तक आपको वापस नहीं मिलता है तब तक एक गर्भित अनुबंध हो जाता है माल के स्वामी और जो थाना है जहां पर वो पुलिस थाने में रखा हुआ है उनके बीच। वहां पर एक नेचुरल बेलमेंट हो जाता है। इसके बाद है कि एक निश्चित उद्देश्य जरूर होना चाहिए। बेलमेंट यदि कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है और उस उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं दिया गया है तो निक्षेप वह निक्षेप नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम भूल से अपने पड़ोस के घर में कोई सामान छोड़ के आ गए, भूल से छोड़ के आ गए, कोई उद्देश्य नहीं था, तो यह हमारा बेलमेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन पड़ोसी ने हमारी गाड़ी 7 दिन के लिए है ली है, 5 दिन के लिए लिया, हम डेली लाइफ में करते हैं। भारतीय तो बड़े इसमें उदार रहते हैं, आपस में वस्तुओं का लेन देन भी करते रहते हैं, उपयोग भी करते रहते हैं, सारी चीजें होती है। तो एक निश्चित उद्देश्य जरूर होना चाहिए। अब उद्देश्य के 4 प्रकार हो सकते हैं। एक बेसिकली हम देख लें कि 4 प्रकार हो सकते हैं। एक होता है कि सुरक्षा का उद्देश्य, कि हम सुरक्षा की दृष्टि से हम बेलमेंट करते हैं कि हम जा रहे हैं और हमारी गाड़ी सुरक्षित रहे इसलिए हम पड़ोसी के यहाँ रख जाए और उनको बोल दें कि ये हमारी सुरक्षा के लिए रख रहे हैं। या हम पार्किंग पर गाड़ी जब रख के जा रहे हैं तो हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम बेफिक्र हैं कि हमारी गाड़ी कहीं चोरी नहीं जाएगी और नुकसान नहीं होगा। तो हमारा एक निश्चित उद्देश्य है सुरक्षा। दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कि उसका जमा करने का भी कभी कभी उद्देश्य होता है। जमा करने के उद्देश्य से आशय है कि जब आप कभी किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाइए तो आपके जो बैग्स होते हैं वो जमा करवा लिए जाते हैं। वहां पर आपको अंदर नहीं ले जाने दिए जाते, वो पहले आपका आप नहीं देना चाहते लेकिन फिर भी वो जमा करवा लेते। तो वहां जमा का उद्देश्य होता है कि जब आप शॉपिंग करके आएंगे तो हम आपका बैग वापस कर देंगे और वो दे देते हैं। एक मरम्मत के लिए भी हम अक्सर वस्तुओं को देते हैं। गाड़ी हमारी खराब हो गई, हम वर्कशॉप में छोड़ कर आते हैं। हमारे कपड़े गंदे हैं, हम उनको धुलने दे के आते हैं। तो ये हमारे मरम्मत या सुधार, ये सभी चीजें भी जब हम एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के अंतर्गत ही हम निक्षेप करते हैं। 2 और है, एक उपयोग और एक परिवहन। जैसे टेंट हाउस से हम जो सामान लेकर आएंगे वो उपयोग है। पड़ोसी हमसे हमारी गाड़ी ले रहा है 2 दिन के लिए तो उसका उपयोग कर रहा है। टैक्सी हम बुक कर रहे हैं तो टैक्सी भी हम उपयोग के लिए बुक कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। भले आप अपने घर में खड़े रखें 2 दिन, लेकिन जिसका उद्देश्य उपयोग ही माना जाएगा। हम अपने पार्सल्स भेजते हैं तो हम माल एक दूसरी जगह भेजा जाता है तो वह भी बेलमेंट है। तो वह भी परिवहन के उद्देश्य से हम माल का हस्तांतरण एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को होता है। और एक इसमें एक और खास बात है, देखिए दोनों पॉइंट को कॉरेलेट कीजिए। एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और उद्देश्य हमेशा अस्थायी होना चाहिए। यदि स्थायी प्रकृति का है, बिल्कुल स्थायी प्रकृति का है तो वो विक्रय है कि माल वापस आपको ना मिले तो वह विक्रय है या सेल है। हम एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वस्तु का हस्तांतरण करते हैं तभी ही निक्षेप है या बेलमेंट है। तो मतलब एक हमारा टाइम पीरियड एक निश्चित समय के लिए उद्देश्य होता है या स्थायी उद्देश्य होता है
और उस उद्देश्य के पूर्ण होने के पश्चात माल वापस उस माल के स्वामी के पास आ जाता है या निक्षेपी के पास आ जाता है जिसने उस माल का हस्तांतरण निक्षेप ग्रहीता को किया था। इसके बाद कि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होना, कि यदि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भी तरीके से नहीं हुआ है तो वह माना नहीं जाएगा कि निक्षेप का अनुबंध है। अगला आइए, अभी ये चूंकि एक पॉइंट पहले हो चुका था, लगभग वो वैसा ही है कि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होना चाहिए। मतलब हमने किसी को फोन किया कि हम कपड़ा सिलवाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, वह नहीं, माल हमारे पास से चला जाना चाहिए, वास्तविक हस्तांतरण हो जाना चाहिए, तभी निक्षेप होगा। और अगला है कि माल वापसी का अधिकार भी होना चाहिए। नो डाउट निक्षेप तभी पूरा होता है जब निश्चित उद्देश्य से उसका उपयोग, माल का उपयोग कर लिया जाए और माल वापस पुनः निक्षेपी के पास आ जाए, तभी हम निक्षेप मानते हैं। ये सारे आवश्यक तत्व हैं जो अक्सर आपको पूछे जाते हैं। अब एक और कंडीशन है कि माल के रूप का परिवर्तन। सामान्यतः तो वस्तु वैसी ही मिलती है, लेकिन देखिए टेलर के यहाँ जब हम कपड़े देते हैं तो माल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। हम उसको साधारण कपड़े देते हैं, वो कोट सिल के देता है, पैंट सिल के देता है, शर्ट सिल के देता है, सूट सिल के देता है। जो हम डिजायर्ड, जो हमारी चीजें होती है, इच्छित चीजें होती है, वो बना के देता है। तो माल का रूप परिवर्तन हो जाता है। कुछ निक्षेप ऐसे होते हैं जिनमें माल का रूप परिवर्तन भी हो सकता है। सामान्यतः जो टेंट हाउस के बर्तन है, आप उनका रूप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ माल ऐसे हैं जिनको कि हम बनाने के लिए देंगे या मरम्मत के लिए दिए हैं, तो नया मडगार्ड लगाया या कुछ किया, तो ये सारी चीजें, माल के रूप का भी परिवर्तन हो सकता है। या तो वैसा ही माल वापस आएगा या थोड़ा बहुत माल का रूप का परिवर्तन हुआ है तो उस तरीके से भी माल का परिवर्तन होगा। अब अभी जैसे हम सारे बातें कर रहे हैं कि हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई, हमने सुरक्षा के लिए लगाया, हमने परिवहन पर माल भेजा, हमने सुरक्षा देखा कि सुरक्षा से पहुंच जाएगा और समय पर पहुंच जाएगा, ये सारी चीजें थी। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है, विशेष परिस्थितियां होती है जिसमें क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता, मतलब निक्षेप भंग होने से क्षतिपूर्तियां हमें नहीं मिलती। जैसे पार्किंग में गाड़ी रखी हुई है, सबकी पर्याप्त सुरक्षा से रखी हुई है, और अचानक इतनी भीषण तूफान आ जाए या आंधी आ जाए जिससे आसपास के होर्डिंग्स उड़ के और आपकी गाड़ी पर गिर जाए। ऐसी ये जानबूझकर किया गया कार्य नहीं है या लापरवाही से किया गया कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त होती है। हाँ, यदि गाड़ी आपकी पार्किंग में है और दूसरी कोई गाड़ी पार्क है और उस दूसरी गाड़ी ने किसी तरीके से आपकी गाड़ी को डैमेज मार दिया है, दंड मार दिया है, तब तो आप क्षतिपूर्ति के अधिकारी हैं। लेकिन एक ऐसी असामयिक घटना घट गई जो कि उस पार्किंग के मालिक के बस वश में नहीं थी, उसने पर्याप्त सावधानी रखी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटना घट गई तो वह क्षतिपूर्ति नहीं मानी जाती। टेलर के यहाँ आग लग गई, हम नहीं घटना मान सकते। ऐसी घटनाएं ऐसा होती है कि जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई परिस्थिति ऐसी विशेष उदित हो जाए जिसमें हो जाए। जैसे अभी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा तूफान आया और उससे बहुत सारे ऐसे बेलमेंट नष्ट हुए होंगे, एयरपोर्ट में बहुत कार्गो, विशाखापत्तनम में बहुत सारे कार्गो डैमेज हुए होंगे और बहुत सारे नहीं भी होंगे। तो वह जानबूझकर किया गया नहीं है, कोई विशेष एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जिसके कारण यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसको हम निक्षेप का अनुबंध तो था लेकिन क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। एक और है कि बैंक में जमा धन को निक्षेप नहीं माना जाता। इस बात को आप ध्यान रखें। बैंक में हम लॉकर्स लेते हैं, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, पर ये बेलमेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी बेलमेंट नहीं है। क्योंकि अब इसका कारण भी आप जान लीजिए कि बैंक में जब हम अपना आभूषण लॉकर में रखते हैं तो वो बेलमेंट क्यों नहीं है। लॉकर की एक चाबी हमेशा कस्टमर के पास रहती है। जब तक वह चाबी लॉकर में नहीं लगाई जाएगी तब तक लॉकर ऑपरेट नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि माल का स्वामित्व, भले ही वो बैंक में रखा हुआ आपका सामान है, लेकिन माल का स्वामित्व जो निक्षेपी है, आप है, हम है, जो अपना सामान वहां रखते हैं, उनके पास है। इसलिए बैंक में जमा धन भी तभी निकलता है जब आप साइन करते हो। अल्टीमेट बगैर सिग्नेचर आपके नहीं निकलेंगे। आप यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हो तो आपका लॉगिन पासवर्ड आपके पास है, उसी से आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसलिए बैंक में जमा धन और जो आपका लॉकर में पैसा है
वह किसी भी स्थिति में बेलमेंट नहीं माना जाएगा। अब हम देखें कि कुछ दशाएं होती हैं जिसमें निक्षेप से संबंधित विशेष दशाएं होती हैं, जिन दशाओं को हम बेलमेंट मानते हैं। आपको आज तक पता नहीं चला होगा कि ये चीजें भी निक्षेप है। वस्तुओं का किराया क्रय पद्धति से बेचा जाना। आप हायर परचेज इंस्टॉलमेंट मेथड में जब अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें आपकी आती है किराया क्रय पद्धति में कि जो उसका जो ब्याज होता है, ऋण पे वस्तुएं खरीदी जाती है, उसके ब्याज की जगह हम किराया मानकर चलते, किराया क्रय पद्धति से। तो इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स होती है, रेंट की कुछ बहुत सारी इंस्टॉलमेंट होती हैं। तो जब तक आप इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं चुकाते हो तब तक माल का उपयोग तो आप कर सकते हैं, लेकिन माल के मालिकाना हक का हस्तांतरण आपके पास नहीं होता। यह भी निक्षेप कहलाता है। फिर से हम बात कर ले, क्योंकि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट मेथड में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये चीजें हम करते हैं कि वहां पर माल का आप उपयोग कर सकते हो और उस पर जो उदित होने वाले दायित्व है, चाहे ब्याज के रूप में हो, चाहे वो रेंट के किराए के रूप में हो, वो आप जमा करते रहते हैं जिसने आपको ऋण दिया। लेकिन माल का जो मालिकाना हक होता है वह तभी ट्रांसफर होता है जब सारी किस्तें या सारा किराया चुका दिया गया होता है। अगला है क्रेता द्वारा क्रय माल विक्रेता के पास छोड़ा जाना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इतनी बड़ी होती है कि हम खरीद तो लेते हैं लेकिन अपने साथ कैरी करके उसको घर नहीं ले जा सकते, इसलिए हम जो विक्रेता होता है उसके यहाँ ही हम छोड़ के आ जाते हैं कि इसको पहुंचा देना। जैसे ही वस्तु क्रय कर ली हम निक्षेपी हो गए तुरंत। जिसने भी क्रय की वह व्यक्ति निक्षेपी तुरंत हो गया, उसने पैसा चुका दिया और वह उस माल का स्वामी हो गया। अब हम दुकान में छोड़कर आ रहे हैं कि हमारे घर पहुंचाना है, तो दुकानदार तुरंत की तुरंत निक्षेप ग्रहीता हो गया। जैसे बड़ा सा हमने फ्रिज लिया, हम नहीं लेकर आ सकते, हमारे पास या तो आचार है कि आप खुद ऑटो टेम्पो छोड़ो और आप लेके आओ, छोड़ो मत लेके, सामान्यतः ये सुविधाएं मिलती हैं। तो यदि हम माल छोड़कर आ जाते, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कई बार जो वस्तु हम खरीदते उसको उसके इंस्टॉलेशन की भी एक पद्धति होती है, आकर आपके घर में इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू ऑपरेट, कैसे उसको चलाएं, ये भी बताया जाता है। तो क्रेता जो है यदि अपना कोई खरीदा हुआ माल विक्रेता के पास छोड़ आता है और विक्रेता को यह पता होता है कि वह माल किसी निश्चित उद्देश्य, पहुंचाने का उद्देश्य है या लगाने का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के कारण छोड़ता है। भूल से छोड़ जाता है और भूल से में भी आपने यदि सूचना दे दी है कि हमारा भूल से छूट गया है, आप उसको संभाल के रख लीजिएगा, तो भी निक्षेप क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपका भूल से छूट गया और आपने कोई उसको सूचना नहीं दी तो निक्षेप क्रिएट नहीं होता है। डाकघर से पार्सल भेजा जाना। जितने भी प्रकार के परिवहन है, डाकघर से जो छोटी वस्तुएं होंगी हम डाकघर से भेजेंगे, बड़ी वस्तुएं होंगी तो या तो हम रोड ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे, रेलवे ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे, एयर फ्रेट से भेजेंगे या जहाज के माध्यम से हम भेजेंगे। ये डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी का माल भेजा जाना। ये सारी चीजें, ये जब भी हम माल को भेजते हैं तो बिलमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप पैदा हो जाता है। ये हमने आपको बता दिया कि रेलवे या परिवहन कंपनी से माल। अमानती सामान ग्रह, बहुत सारे बच्चे ये जानते नहीं होंगे कि अमानती सामान ग्रह क्या होता है। क्लॉक रूम इसको कहते हैं। ये रेलवे में फैसिलिटी मिलती है और बहुत बड़े बड़े जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, टूरिस्ट प्लेसेस है, वहां पर यह सुविधा रहती है कि यदि आप एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए आप उस शहर में या उस जगह में, तो उन अमानती सामान ग्रह में आप एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट पे करके अपना सामान वहां पर रख सकते हैं और उस आपका जब आप वापस लौटे तो आपको वो सामान मिल जाता है। ये रेलवे स्टेशन पे सामान्यतः होते ही, हर रेलवे स्टेशन पे होता है और ऐसा बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे और बहुत सारे हमारे जो धार्मिक स्थल है वहां पर अमानती सामान ग्रह होते हैं। तो वहां भी जब हम अपने माल को दे देते हैं शुल्क चुकाकर या बगैर शुल्क चुकाए, वह भी हमारा निक्षेप पैदा हो जाता है, निक्षेप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। अब हम देखें कि ये तो हो गए हमारे निक्षेप। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। यदि है तो बेटा आप लोग बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या आप नोट डाउन करके रखें और लास्ट में आप पूछें कि ये क्या था। अब निक्षेप का अनुबंधों का वर्गीकरण है, क्योंकि उसके बहुत सारे स्वभाव होते हैं। हर अनुबंध का स्वभाव होता है और हर अनुबंध के स्वभाव के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सेगमेंट का, किस प्रकार का यह हमारा निक्षेप है। तो पहला हम आधार ले रहे हैं उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण।
कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को कर क्यों रहे, निक्षेप अनुबंध को कर क्यों रहे, यह हमारा उद्देश्य इसमें क्या है। तो दो उद्देश्य हमने बताया, जमा या सुरक्षा। तो जमा का जो उद्देश्य हमने पहले भी आपको बताया, फिर बताते हैं कि हम किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जब हम जाते हैं तो हमारे जो बैग्स होते हैं या जो हमारा सामान और कहीं से खरीदा हुआ है, वह शॉपिंग मॉल में गेट में ही जब आप एंटर करते हो किसी बड़े शॉप में, वो वहीं पे जमा कर लेता है, उसके बदले में आपको टोकन दे देता है कि जब आप लौटेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ भी एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जाता है, लेकिन आपकी इच्छा है या नहीं ये डिपेंड नहीं करता, यहाँ तो आपको जमा करना ही करना है। ऐसा ही आपने देखा होगा कि बड़े मंदिरों में या हम कहीं जाते हैं तो हम लोग के जूते चप्पल और अन्य सामान रखने के लिए वैसी सुरक्षित जगह होती है जहां पर हम आप जमा कर सकते हैं और उसके बदले में टोकन मिल जाता है। दूसरा उद्देश्य होता है सुरक्षा। जब हमसे जमा जबरदस्ती करवाया जाता है तब सुरक्षा उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जब हम स्वेच्छा से जमा करते हैं तो हमारा सुरक्षा का हमेशा उद्देश्य होता है। हम जब भी पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, आप बार बार हम पार्किंग का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल्स के बहुत सारे केसेस भी होते हैं। तो पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो हमारा पूरा उद्देश्य केवल सुरक्षा का रहता है कि हम जितनी देर शॉपिंग कर रहे हैं या आउट ऑफ स्टेशन है और हमारे रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी लगी है तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। अगला है कि निशुल्क प्रयोग हेतु निक्षेप। मतलब उद्देश्य क्या है कि हम निशुल्क प्रयोग के लिए, आपका मित्र है, आपके मित्र ने कहा भाई मुझे बहुत अर्जेंट में तुम्हारा लैपटॉप चाहिए 4 दिन के लिए क्योंकि मुझे काम है, और हमने उसको अपना लैपटॉप 4 दिन के लिए दे दिया। तो ये आपने बगैर पैसे लिए दिया, लेकिन यहाँ भी आपने निक्षेप किया है। यह भी क्योंकि इसमें पैसा नहीं लिया इसलिए निःशुल्क है। हमने कहा दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे उसमें दोनों सशुल्क और निःशुल्क दोनों ही रहेंगे। सशुल्क प्रयोग हमने पैसा लेके हम किसी पैसा लेके, जैसे हम टेंट हाउस से सामान लेते हैं तो हम पैसा देकर प्रयोग का हम अनुमति लेते हैं। इसके बाद है गिरवी हेतु निक्षेप। गिरवी एक अलग कंडीशन है। सामान्यतः जब हम ऋण की प्रक्रिया, ऋण लेने की प्रक्रिया, इस पर आपका एक पूरा चैप्टर है प्लेज का। तो गिरवी जब हम करते हैं तो गिरवी करते समय ऋण लेने के लिए किसी वस्तु का हस्तांतरण हम करते हैं, माल का हस्तांतरण करते हैं। जब तक ऋण चुका नहीं दिया जाएगा उस दिन तक हम यह अपने माल को ऋण प्राप्त करने के लिए जमा करते हैं। हमारा उद्देश्य वहां पर ऋण प्राप्त करना होता है और उसके लिए हम वस्तु का हस्तांतरण करते हैं जिसने हमें ऋण प्रदान किया है। परिवहन हेतु निक्षेप, ये पहले भी कई बार आ चुका है कि ये बहुत कॉमन फैक्टर है बिजनेस एक्टिविटीज में कि माल एक जगह से दूसरी जगह आता ही जाता रहता है, चाहे रेलवे का उपयोग करे, चाहे जहाज का, चाहे हवाई जहाज का, किसी भी कैरियर का इस्तेमाल करे, किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, ये हमेशा निक्षेप। जैसे ही माल पहुंचा ट्रांसपोर्ट कंपनी निक्षेप का अनुबंध चालू हो गया। मरम्मत हेतु भी हम निक्षेप करते हैं कि भाई हमने अपनी गाड़ी सुधरने डाली, हमने अपना लैपटॉप सुधरने डाला, अपना मोबाइल सुधरने डाला, ये सारी चीज हमने मरम्मत के लिए दी। तो जैसे ही हमने अपनी वस्तु को ट्रांसफर कर दिया तो हमारा निक्षेप का अनुबंध चालू हो जाता है। पक्षकारों की इच्छा के आधार पर भी होता है भाई कि पक्षकार ऐच्छिक या स्वैच्छिक, मतलब वो अपने मन से ऐच्छिक तरीके से अपने मन से करना चाहते हैं या जबरदस्ती करा लेते हैं। हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने आयकर नहीं चुकाया, आयकर का छापा आपके घर में पड़ गया और आपके कुछ माल जब्त हो गए। विक्रय कर नहीं चुकाया है और एक ट्रक माल आपका जब्त हो गया। कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई है, आपका एक ट्रक माल जब्त हो गया। तो वहां हमारी इच्छा नहीं रहती है, दोनों हम ले ले साथ साथ, तो वह अनैच्छिक होता है हमारा। लेकिन ऐच्छिक कि जब हम खुद अपनी स्वेच्छा से दे देते हैं कि भाई ये हमारा सामान है, ये सुरक्षा की दृष्टि से आप रखिए। यहाँ पर हम जब ले रहे हैं, आप अपना सामान दे रहे हैं, तब जैसे आपने दर्जी को दिया कि हमारा भाई सूट सिल देना, तो हम ऐच्छिक निक्षेप उसको कर रहे हैं। और जब हमारे पास हमारा माल कहीं जब्त हो गया तो वह अनैच्छिक निक्षेप है, लेकिन वो निक्षेप हो ही गया। अब हित भी, क्योंकि बगैर हित के तो कोई अनुबंध होता ही नहीं है, कैसा भी हित हो लेकिन हित तो जरूर जुड़ा हुआ होता है, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। अब इसमें 3 प्रकार है, हम तीनों को क्लिक कर लेते हैं, जिससे आपस में आप तीनों की तुलना कर लेंगे कि बहुत सारे बिलमेंट ऐसे होते हैं जिसमें केवल निक्षेपी के हित के लिए ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि किसी के घर में कुत्ता है, वो 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा है,
तो किसी आजकल बड़े शहरों में डॉग हाउस हो गए हैं, और छोटे शहरों में अपने अड़ोसी पड़ोसी की मदद ले लेते कि भाई हम 7 दिन के लिए जा रहे हैं, इसकी देखभाल कर लेना। तो इसमें जो निक्षेप ग्रहीता है उसका कोई हित नहीं है। यदि पड़ोसी रख रहा है आपके किसी चीज को तो उसका कोई हित नहीं है, लेकिन वो एक सामाजिक अनुबंध जो एक समाज में रहता है उसको ध्यान में रखते हुए वह आपके इस बात को स्वीकार कर लेता है। तो वहां पर केवल एक का ही हित है, कि केवल निक्षेपी का हित है, जिसका माल है उसका हित है। दूसरा है निक्षेप ग्रहीता के हित के लिए, कि जिसने लिया है। जैसे हमने टेंट हाउस से सामान लिया तो हमारा हित है, लेकिन हम वहां पर पैसा चुका रहे हैं, तो यहाँ पर निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता दोनों के लिए हित हो जाएगा। लेकिन आपका दोस्त आपसे या आपका मित्र आपसे लैपटॉप मांग के ले गया, किताबें मांग के ले गया, कुछ ऐसी चीज, आपका मोबाइल यूज करने के लिए ले गया, किसी चीज को ले गया, और वहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी फायदा नहीं हो रहा। दोस्ती कायम रहेगी, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मॉनेटरी फायदा नहीं है, किसी तरह का आर्थिक अनुबंध नहीं, लेकिन ये भी निक्षेप माना जाता है। यदि उस समय वह घुमा देता है तो उस पर निक्षेप का अनुबंध लागू होता है, क्षतिपूर्ति मिलेगी। अब जो निक्षेप और निक्षेपी की, जब दोनों को किसी ना किसी तरीके, एक वस्तु का उपयोग करेगा तो दूसरा उस वस्तु का किराया देगा, इस तरीके का जब अनुबंध होता है तो दोनों के वाइस वर्सा, जो दोनों के आपस के हित है, उसके लिए हम निक्षेप करते हैं। प्रतिफल के आधार पर, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, पर ये क्लासिफिकेशंस आपको याद रखने और इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने। कई बार ये रिपीट भी हुए हैं कि किस प्रकार के सशुल्क निक्षेप कहलाते हैं, जिसमें हम पैसा देते हैं, और निशुल्क, बहुत सारी चीजें निशुल्क भी होती है। और उन निशुल्क में, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने निशुल्क कोई पैसा नहीं दिया तो वो बेलमेंट नहीं कहलाएगा, वो बेलमेंट कहलाएगा। जैसे मॉल में हम अपना सामान किसी शॉपकीपर को, जिसने हमसे जमा करवाया है और उसने हमसे उसके कोई पैसा नहीं लिया है, किसी तरीके का कोई पैसा, एक टोकन फ्री में दिया है, लेकिन पूरी की पूरी शॉपकीपर की जिम्मेदारी है कि हमारा सामान गुमना नहीं चाहिए। तो दोनों स्थितियां, चाहे सशुल्क निक्षेप हो चाहे निशुल्क निक्षेप हो, दोनों ही स्थितियों में बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पैदा होता है। अब भाई ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दो पक्षकार हैं, एक को हम बेलर कह रहे हैं, एक को बेली कह रहे हैं, निक्षेपी कह रहे हैं और निक्षेप ग्रहीता कह रहे हैं। तो इनके भी तो कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ उत्तरदायित्व होंगे और कुछ अधिकार होंगे। यह भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके ऐसे कौन कौन से कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं जो अनुबंध करते समय बताया जाना अनिवार्य है, या जिन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना अनिवार्य। जब अनुबंध की परिभाषा, जब आप पहला चैप्टर जब पढ़ते हैं तब उसमें कहा जाता है ना कि लिखित में हो, स्वतंत्र सहमति से हो, और किसी अनुचित प्रभाव में ना हो, पीड़न ना हो, ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ते हैं। अनुबंध करने के योग्य पक्षकार हो, ये सारी बातें आप पढ़ते हैं। तो वैसे ही निक्षेपी, जब हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट का एक जो प्रारूप है, एक प्रकार है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो वहां भी बहुत सारे कर्तव्य और उत्तरदायित्व पैदा होते हैं। पहला तो उत्तरदायित्व ये है कि जब तक माल की सुपुर्दगी नहीं हुई है, एक पक्षकार से, निक्षेपी से निक्षेप ग्रहीता को माल की सुपुर्दगी होना अनिवार्य है। हमने आपको कालिया पेरुमल बनाम विजयलक्ष्मी का केस भी बताया, विशालक्ष्मी का केस बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि माल की सुपुर्दगी होना चाहिए। सुपुर्दगी जब तक नहीं हुई है, हमने टेंट हाउस में बुकिंग कर ली 10 दिन पहले, एडवांस मनी दे आए, लेकिन अभी निक्षेप हमारा नहीं हुआ है, जब तक कि टेंट हाउस वाला हमारे घर पर आकर सामान ना दे दे, तब तक टेंट हाउस की, तब तक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट उदित नहीं माना जाएगा। माल के दोषों को प्रकट करना, मतलब ये बहुत कंपलसरी, कि यदि आपके जो भी आप वस्तु का हस्तांतरण कर रहे हैं उसमें कोई कमी है तो उस कमी को बताया जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, या उसको यूज करते समय कोई सावधानी बरतना है तो उस सावधानी को बताया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो यदि आपने सावधानी नहीं बताई और जो माल में दोष थे उसको नहीं बताया, और इस दोष के कारण जिसने निक्षेप स्वीकार किया है, निक्षेप ग्रहीता ने स्वीकार किया है, तो उसको यदि कोई नुकसान होता है तो बहुत क्षतिपूर्ति के दावे इसमें बन जाते हैं। जैसे हम एक मान के लिए कि 2 गाय के डेयरी संचालक है, अगल बगल उनके दुकानें हैं, वो डेयरी फार्म हाउस है, और एक बड़ा डेयरी वाला है, उसके बगल में छोटी, जिसके पास 5 गाय या 5 भैंसे हैं, वो बाहर जाना चाहता है और कहता है 5 दिन के लिए मेरी गाय भैंस आप अपने पास रख लीजिए, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। वो रख लेता है, लेकिन वो ये बताना भूल जाता है कि मेरी ये एक भैंस बीमार है जिससे कि रोग संवहित हो सकते हैं, मतलब जो उनको डिजीज है वो दूसरी गाय को या दूसरे भैंस को भी लग सकती है।
यदि ऐसा नहीं बताता है और ऐसा होने से बाकी भैंस या गाय बीमार पड़ जाती है, तो यह निक्षेप में बहुत बड़े दावे का कारण बन सकता है। तो दोष बताना चाहिए। गाड़ी आपने किसी को दी है तो आपकी गाड़ी में ब्रेक कमजोर है, या कुछ टैक्सी आपको मिली है उसमें क्या क्या कमियां हैं, वाइपर चल रहा है नहीं चल रहा है, जो भी कमियां है बताई जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि उन दोषों से कोई दुर्घटना ना हो। आवश्यक व्ययों का भुगतान अभी बताया हमने कि वो गाय या भैंस देके गया भाई, उसके मेंटेनेंस का बहुत सारा खर्चा तो होगा, तो यदि आवश्यक व्यय है तो उनका भुगतान करना भी अनिवार्य होगा, कि जो खर्चे हैं वो जितने दौरान आपने निक्षेप रखा है उतनी देर में यदि कोई खर्चा हो रहा है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। जो असाधारण व्यय भी कभी कभी हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसने 5 भैंसें सौंपी थी और पांचों स्वस्थ थी, लेकिन चूंकि वो 7 दिन के लिए गया था, चौथे दिन एक भैंस बीमार पड़ गई। अब एक भैंस बीमार पड़ गई तो उसने, जिसने निक्षेप ग्रहीता है जो है बेली जो है, उसने डॉक्टर बुलाया, उसको दिखवाया, दवाइयां दिलवाई, इस तरीके की काम किए, तो उसका अतिरिक्त व्यय हुआ। यह असाधारण व्यय है और इन व्ययों की पूर्ति भी निक्षेपी, जो निक्षेप ग्रहीता है वह प्राप्त निक्षेपी से कर सकता है। अब है कि चूंकि हमने आपको शुरुआत से हम बताते चले आ रहे हैं कि निक्षेप एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और ये अस्थायी प्रकृति का होता है। मतलब माल का हस्तांतरण परमानेंट नहीं होता, परमानेंट हुआ तो विक्रय हुआ, थोड़े समय के लिए वस्तु का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर होता है। तो जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वस्तु वापस भी आती है। लेकिन यदि निर्धारित अवधि से पहले 7 दिन, यदि हमने टेंट हाउस वाले से सामान 3 दिन के लिए लिया है और 3 दिन के लिए लेने के बाद वो दूसरे दिन ही लेने आ जाता है कि भाई एक बड़ी पार्टी है, बड़े पारिवारिक संबंध है, उनको तो देना ही होगा, आप तो इतना तो हमें वापस करो, और वो जबरदस्ती सामान उठा के ले जाता है, तो ऐसे में जो हमारा जो हमें हानि हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ भी फंक्शन है, हमें दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा, जो निक्षेपी है, जो निक्षेप ग्रहीता है उसको मंगाना पड़ेगा, तो उसको जो हानियां हुई है वह क्षतिपूर्ति उसकी मांग कर सकता है। अब दूषित अधिकार आपको पता है, आपने फर्स्ट जब यूनिट हम पढ़ते हैं तो उत्पीड़न पढ़ते हैं, अनुचित प्रभाव पढ़ते हैं, कपट पढ़ते हैं, मिथ्या वर्णन पढ़ते हैं। ये चारों चीजें यदि किसी भी अनुबंध में पाई जाती है तो वो अनुबंध की श्रेणी में नहीं आता है, वो अयोग्य अनुबंध है, उसको अनुबंध माना नहीं जाता है, ये ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। तो यदि कोई दूषित अधिकार, अब आप अधिकार को आप एग्जाम्पल से समझे तो जैसे ज्यादा समझ में आएगा। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक मिस्टर अजय है, कोई भी नाम ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, किसी का नाम मत लीजिए, मिस्टर एक्स है, वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाते हैं कि ये मेरा जो 100 बोरे सामान है ये नागपुर भेजा जाना है। ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला उस सामान को ले लेता है बगैर ये जाने कि उसके वो सामान कैसा था, और वह ट्रक बाद में जाकर पकड़ा जाता है, एक नाके में जाकर पकड़ा जाता है और ट्रक जब्त हो जाता है। तब पता चलता है कि जितना भी 100 बोरा माल था ये पूरा का पूरा चोरी का माल था और यह छुपाया गया था, या ऐसा माल था जो अवैध व्यापार की श्रेणी में आता है, या जिस व्यापार के लिए लाइसेंस चाहिए उस की श्रेणी में पैक है तो उसने देखा नहीं। तो और 4 दिन जो ट्रक जब्त रहा उसका जो नुकसान हुआ 4 दिन ट्रक जब्त रहने का, या जो उसको मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को, तो उसमें भी क्षतिपूर्ति का दायित्व बनता है निक्षेपी को, इस स्थिति में क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। अगला हम आए तो पारिश्रमिक का भुगतान की निक्षेप ग्रहीता यदि पारिश्रमिक या शुल्क ले रहा है, पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई है तो हमको जब गाड़ी उठा रहे हैं तो जो भी उसका निर्धारित शुल्क है वह हमको शुल्क चुकाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम किसी को दे रहे हैं, कोई सामान दे रहे हैं और ये दे रहे हैं कि इसकी मरम्मत कर देना, और मरम्मत करने के बाद वो हमें लौटा रहा है और उसकी मरम्मत में बोलता है इतना मरम्मत का हमारा शुल्क है या पारिश्रमिक है, तो वो आपको, वो निक्षेपी को जो माल का स्वामी है उसको देना ही पड़ेगा। माल को पुनः प्राप्त करना ये तो उसका मूल कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि माल वापस प्राप्त होता है तभी निक्षेप है, परमानेंट चला गया तो विक्रय। तो माल जब पुनः प्राप्त, आपकी जिम्मेदारी है कि जो जिसका माल है वह स्वयं पुनः माल प्राप्त कर ले। ये बड़ी, इसमें रेलवे का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। रेलवे से यदि आप कोई माल भेजते और निश्चित समयावधि पर आप उसको नहीं लेते हैं तो वो जब डाल देते एक गृह में, वहां पर आपको अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पड़ते और फिर आपको वह माल छुड़ाकर मिलता है। तो पुनः प्राप्त करना भी आपकी जिम्मेदारी, और यदि आप पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ भेजा जाए,
या किसी दूसरे के माध्यम से उसकी व्यवस्था कराने का भी दायित्व निक्षेपी का है। अभी हमने बताया कि क्षतिपूर्ति मिल सकता है। यदि हमने रेलवे में अपना गाड़ी बुक की थी और गाड़ी पहुंच गई लेकिन 3 दिन तक आप नहीं आए लेने, तो 2 दिन तक तो वो 48 घंटे देखते हैं, उसके बाद नहीं आया, फिर वो उसके बाद उसका क्षतिपूर्ति ले लेते हैं, अनावश्यक पेनाल्टीज लगा देते हैं, उसके भुगतान के बाद ही माल देते हैं। द सेम वे, जैसे निक्षेपी के बहुत सारे कर्तव्य दायित्व है, वैसे ही निक्षेप ग्रहीता के भी बहुत सारे कर्तव्य और दायित्व है। माल की उचित देखभाल का दायित्व, जैसे हमने अभी पहले जब शुरुआत में पढ़ा था कि विशेष परिस्थिति में क्षतिपूर्ति पैदा नहीं हो सकती, कि एक बहुत तेज पार्किंग में गाड़ी थी लेकिन बहुत तेज आंधी या तूफान आया जिसके कारण आसपास के जो होर्डिंग है वो गिर गए और गाड़ी को नुकसान पहुंचा, तो इसमें क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकती क्योंकि इसने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं बरती है। लेकिन एक गाड़ी बगल में जो खड़ी थी, वो गाड़ी निकालते समय यदि किसी भी तरीके से दूसरी गाड़ी को डैमेज हुआ है या गाड़ी चोरी चली गई है, तो उचित देखभाल के अभाव में, तो वहां पर निक्षेप ग्रहीता को क्षतिपूर्ति का दायित्व पैदा हो जाता है। ये आ गया कि देखरेख का अभाव है तो क्षतिपूर्ति आपको देना पड़ेगा, देखभाल भी करनी पड़ेगी और क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी। निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कोई कार्य ना किया जाए। जैसे निक्षेप हमने किया है कि माल हमारा सीधे इंदौर जाना है, तो माल सीधे इंदौर ही जाना होगा। यदि आपने कहा कि नहीं, माल आपने भेजा लेकिन रतलाम पहुंच गया, गलती से रतलाम पहुंच गया, कल इंदौर पहुंचा देंगे, ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के दावे पैदा हो जाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए नियम की जो शर्त है उसके विरोध में आप काम नहीं कर सकते। टैक्सी का लाइसेंस यदि भोपाल इंदौर के बीच का है तो वो टैक्सी भोपाल इंदौर के बीच ही ले जाई जा सकेगी। यदि उसके जानबूझकर किसी और जगह ले जाई जाती है और पकड़ी जाती है तो पूरा जिम्मेदारी निक्षेप ग्रहीता की होती है जिसने उस टैक्सी को लिया था। बिना उपयोग के क्षति, यदि कोई हमने गाड़ी रखी थी पड़ोसी के यहाँ और उसने उसका उपयोग किया और एक्सीडेंट कर दिया, तो इस तरह से पूछा नहीं था कि अनुमति की चलाए या ना चलाए और क्षति हो गई है, तो उसका दायित्व भी पूरा का पूरा उसका निक्षेप ग्रहीता का होता है। माल वापसी का दायित्व तो है ही, जितना कि माल प्राप्त करने का दायित्व निक्षेपी का है, उतना ही दायित्व माल वापसी का निक्षेप ग्रहीता का है, क्योंकि दोनों में पारस्परिक अनुबंध है, इसलिए दोनों को ही अपने अपने हिस्से के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको निभाना चाहिए। यदि माल वापस नहीं करता है, जैसे टेंट हाउस में अक्सर ये बात होती है कि टेंट हाउस से शादी विवाह के अवसरों में सामान आता है, कुछ सामान खो जाता है, तो यदि हम कुछ खो गया है और हम उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, मतलब क्षतिपूर्ति आपको देनी पड़ती है। वृद्धि या लाभ की वापसी, भाई अब हमने भैंस दी थी बगल में और एक भैंस का बछड़ा वो छोटा सा उसका बच्चा हो गया, गाय का एक बछड़ा हो गया, तो वो अतिरिक्त है, तो वो वृद्धि या लाभ जो होगा उसको भी वापस करना पड़ेगा। उसको आप अपने कब्जे में नहीं ले सकते कि जब हमारे पास थी भैंस तब ये बच्चा हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते, वो उसको देना पड़ेगा। अब जैसे कर्तव्य थे और उत्तरदायित्व थे, वैसे ही दोनों के अपने अधिकार भी हैं। अनुबंध में हमेशा कर्तव्य के साथ कोई भी घटना हो, दुनिया की कोई भी, यदि आप काम कर रहे हैं तो जितने आपको अधिक कर्तव्य होते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त होते हैं। एक नजर में हम आपको पूरे अधिकार बता देते हैं, जिसके बाद आप हमसे जो भी ऐसा आपको लगता है कि आप को नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। कि यदि निक्षेप ग्रहीता ने कोई लापरवाही बरती है और उससे हानि हुई है तो उसकी पूर्ति का अधिकार भी निक्षेपी को, हम सारे एक साथ ले आते हैं और फिर इसमें आपको कंपैरेटिव एक पूरा दिख जाएगा कि किस किस प्रकार के हमारे उत्तरदायित्व थे और किस किस प्रकार के अधिकार पैदा हो गए। मूलतः हम ध्यान रखें कि जो निक्षेपी के जितने भी उत्तरदायित्व होते हैं, जितने भी निक्षेपी के उत्तरदायित्व होते हैं, उतने पूरे के पूरे निक्षेप ग्रहीता के अधिकार होते हैं, और जो निक्षेप ग्रहीता के उत्तरदायित्व होते हैं वो पूरे के पूरे निक्षेपी के अधिकार होते हैं। ये दोनों वाइस वर्सा चलने वाली सिचुएशन है। तो निक्षेपी के अधिकार में आपको दिखाई दे रहा है कि पहला हानि, यदि किसी तरीके से आपने जानबूझकर लापरवाही बरती है और उसके कारण जिसके पास माल है और जानबूझकर गलती होने से हानि हुई है,
जैसे दर्जी के हमने अपना कपड़ा डाला था सिलने के लिए और उसने हमारी नाप की जगह किसी दूसरे का गलती से सिल दिया, या हमने ड्राई क्लीनर के यहाँ अपना कोई ड्रेस धुलने के लिए डाला था और उसने जला दिया, या कट गया, फट गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, या घुमा दिया, तो ये जानबूझकर की गई लापरवाही मानी जाएगी और उसका हमको हानि की पूर्ति पाने का अधिकार है। यदि शर्तों के विरुद्ध कोई काम कर रहा है तो हम अनुबंध तुरंत, निक्षेपी जो है जिसने माल का हस्तांतरण किया है वो अनुबंध को उसी वक्त समाप्त कर सकता है जिस वक्त उसे यह ज्ञात होता है कि चाहे उस एक निश्चित उद्देश्य पूरा हो या ना हो, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि जो निर्धारित शर्तें थी उसके विरुद्ध में अनुबंध का कार्य किया जा रहा है तो अनुबंध समाप्ति की जा सकती है। और यदि अनुबंध जो हमने विरुद्ध कार्य किया है उससे जो हानि हुई है उसकी पूर्ति का भी अधिकार है। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी का हमने एग्जांपल दिया था कि उसमें चोरी का माल जा रहा था, उसको पता नहीं था, जबकि उसने ये लीगल उसमें लिखा जाता है कि कौन सा माल कैसा माल, और उसने बताया नहीं, छुपा लिया, मिथ्या वर्णन या कपट किया, और उसके बाद उसको जो ट्रांसपोर्ट वाला उसको 4 दिन ट्रक खड़ा रहा, उसको जो नुकसान हुआ तो वह प्राप्त कर सकता है। निशुल्क निक्षेप समाप्त करने का अधिकार कि हमने अपनी कोई लैपटॉप 5 दिन के लिए पड़ोस अपने मित्र को दी है और निशुल्क कोई पैसा नहीं लिया है और चौथे दिन हमें जरूरत है तो हम उसको समाप्त कर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से माल वापसी का अधिकार, माल तो वापस होगा ही और नहीं करते तो क्षतिपूर्ति का भी अधिकार हमें प्राप्त होगा। लाभ और वृद्धि या लाभ, जो भी हमने सामान लिया है उसके साथ यदि किसी भी तरीके की वृद्धि हुई है तो उसका अधिकार भी होता है। एक चीज बस इसमें नई है कि माल को अलग करवाने का अधिकार। क्या होता है कि बहुत सारे बार जब हम टेंट हाउस में ही देखें कि जब सामान हम टेंट हाउस से लेते हैं, बहुत बड़े लेवल पर लेते हैं, तो उसमें कुछ व्यक्तिगत चीजें भी होती है या किसी दूसरे की भी चीजें होती है, तो उनको अपना माल, जो आपके 2 तरह के माल हैं उनको अलग करवाने का अधिकार होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि माल अलग नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस में 100 बोरा गेहूं रखा, एक किसान ने 100 बोरा गेहूं रखा और उसने उसका शुल्क भी चुकाया, सारा किया, लेकिन वो पूरा का पूरा वेयर हाउस गेहूं का ही है। बाद में जब जगह की कमी पड़ी वेयर हाउस मालिक को तो उसने उसके बोरे निर्धारित जगह से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिए। अब ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि उसके द्वारा जमा किए गए बोरे कौन कौन से थे। यदि लिखा भी है तो कुछ किसी दूसरे को चले गए हैं, तो यदि अलग करवा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, तो माल को अलग करवाया जा सकता है। और यदि अलग नहीं करवाया जा सकता है तो जितनी राशि का वह माल था उतने की क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। द सेम वे, इसी तरीके से जो निक्षेप ग्रहीता होता है उसके भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो ये हम एक साथ आपके सामने ले आते हैं जिसमें आप भी अभी तक जो पढ़ा है उसके बीच कंपैरेटिव स्टडी आप कर सके। जैसे माल के दोष से, तो जरूरी है ना कि माल के दोष पता होने चाहिए। यदि माल के दोष नहीं बताए हैं और उससे हमें हानि हो जाती है, निक्षेप ग्रहीता जिसने माल स्वीकार किया है उसे हानि हो जाती है, तो वह हानि की पूर्ति करवा सकता है। अधिकृत प्रयोग तो कर ही सकता है, क्योंकि प्रयोग के लिए ही हमने कोई वस्तु हमने सुरक्षा के लिए नहीं, यदि सुरक्षा के लिए की है तो प्रयोग नहीं कर सकता। हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो हमने, हमारा उद्देश्य सुरक्षा था, वहां पर माल का उपयोग नहीं हो सकता है। लेकिन हमने टेंट हाउस से सामान लिया है तो माल का अधिकृत उपयोग करने का अधिकार हमारा है। हम यदि खाना बनाने के लिए बर्तन लिए हैं तो हम उसमें खाना बना सकते हैं, उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं कर सकते या कुछ उसका अनुचित उपयोग नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि निक्षेपी कभी सहमति प्रदान कर देता है तो माल को मिलाया भी जा सकता है। और यदि अतिरिक्त खर्चे हो गए हैं या कुछ आवश्यक व्यय हो गए हैं उसके संधारण में, जैसे कि वेयर हाउस में माल रखा था और कुछ ऐसी मौसम की परिस्थितियां हुई जिसमें अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा, तो ऐसे आवश्यक व्यय को भी प्राप्त कर सकता है। सह निक्षेपी को माल सौंपने का अधिकार की, मान लीजिए कि जो निक्षेप करता है, जैसा निक्षेपी आपको शुरू में बताया था ना कि मरम्मत के लिए गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी को दी तो वह निक्षेप ग्रहीता, इंश्योरेंस कंपनी निक्षेप ग्रहीता है। और इंश्योरेंस कंपनी जब किसी मैकेनिक को देती है तो वह सह निक्षेपी, सह निक्षेप ग्रहीता। द सेम वे सह निक्षेपी भी होते हैं। जैसे एक टेंट हाउस का मालिक है, उसका कर्मचारी और उसका जो पुत्र है जो उसके साथ जो व्यापार में लगे, वह सह निक्षेपी होते हैं और उन्हें माल सौंपा जा सकता है। अन्य व्यक्ति के स्वामी होने पर माल रोकने का,
मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु उपयोग के लिए ली है और बाद में पता चलता है कि यह वस्तु चोरी की है, तो उस माल को रोका जा सकता है जब तक कि उसके वास्तविक स्वामी का पता ना चले, तब तक माल रोकने का अधिकार है। जब जो गुमा हुआ सामान होता है वो जब मिल जाता है तब तक रोका जा सकता है जब तक कि उसके स्वामी का पता ना चले। ग्रहणाधिकार ये एक लेन है कि इसमें एक विशेष परिस्थिति पैदा होती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का ट्रांसफर होता है। ये आपको एक पूरा का पूरा लेन का चैप्टर ही है, इसमें आप अभी ज्यादा ना उलझे क्योंकि ये डिटेल पूरा पढ़ने वाली चीज है। केवल एक प्राप्त करने का अधिकार है, ग्रहण यानी प्राप्त करने का अधिकार। लेन आपको अगला जब क्लासेस होंगे तब आपको लेन एंड प्लेस यही सब पढ़ाया जाएगा, तब आप अंतर कर पाएंगे कि उन सब में अंतर, ग्रहणाधिकार, गिरवी, इन सब में बेसिकली जो टेक्निकल डिफरेंस है वो आप जान जाएंगे। और यदि मान लीजिए कि निक्षेपी के अधिकारों में कोई कमी थी जिससे कहीं हानि उत्पन्न हुई है, मतलब वही बात कि माल उसका था नहीं, चोरी का माल था और उसने दे दिया ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उससे जो हानि हुई है तो उसकी पूर्ति भी की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। आज इतना मैंने लगभग कवर किया कि एक दिन में आपका बेलमेंट का जितना शॉर्ट कमिंग्स आपको बताई जा सकती है, क्योंकि ये इट्स अ न्यू टाइप, आप नए तरह का अनुबंध, हम प्रतिदिन ये सब करते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है कि अनुबंध का ये एक प्रकार है। और जितने भी अब आप पढ़ेंगे, जो आपकी सेकेंड यूनिट के लास्ट जो चीजें हैं वो सब बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम करते हैं डेली रूटीन में और पूरी लाइफ में, लाइफ के जितना भी पीरियड है उसमें हम कई बार घटनाएं घटती है लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये भी अनुबंध का एक टाइप है। तो अब लगभग हो गया। अब आप सब बताएं कि आपका क्या कोई क्वेरी है, किसी भी तरीके का आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछूं। कोई भी कॉलेज, कोई कॉलेज कोई प्रश्न पूछना चाहता है? जितना आप पूछेंगे उतना बहुत अच्छा लगेगा और आपके मन में सवाल उछलने चाहिए। जब तक आपके मन में सवाल नहीं उछलेंगे तब तक आप अच्छे लर्नर नहीं बन पाएंगे। गलती, यदि आपके दिमाग में यह है कि मैं कहीं गलत सवाल पूछ लूंगा, तो बच्चे द्वारा पूछा गया कोई भी सवाल गलत नहीं होता। कोई कॉलेज पूछ रहा है कि मैं पूछूं? वर्चुअल में यही बात है कि हम आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देख पाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। हमें तो जो स्क्रीन में जितने बच्चे दिख रहे हैं उतने, जैसे रीवा, कोठी रीवा दिख रहा है हमें, और मुल्ताई दिख रहा है अभी फिलहाल, छिंदवाड़ा दिख रहा है, विदिशा दिख रहा है और बरवानी दिख रहा है। ये अभी हमें स्क्रीन पे इतने कॉलेज दिख रहे हैं। तो इतने कॉलेज के बच्चे यदि कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं तो हम पूछते हैं। अच्छा, 3 गुण बताइए जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है निक्षेप की। मैंने शुरुआत में कहा था कि आप नोट करिएगा, मैंने आपको 2-3 बार रिपीट भी की थी। बताइए कि निक्षेप अनुबंध के 3 मुख्य गुण क्या है? कोई बताएगा? शुरुआत में मैंने 2 या 3 बार आपको रिपीट किया कि मैं ये पूछूंगी, और मैंने बार बार आपको बताया भी कि इस निक्षेप अनुबंध के ये 3 ये गुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं। डेफिनेशन याद कीजिए उसकी। आपको कभी भी आप परिभाषाएं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उसके जो विशेषताएं हैं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीजों की विशेषताएं उसकी परिभाषा में छुपी होती है। कोई बच्चा नहीं बता रहा? कोई और कॉलेज, कोई आपसे कोई कॉलेज कनेक्ट हो रहा हो तो उसको कनेक्ट करिए। नहीं हो रहा? हमने आपको बताया था, एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, इस तरीके का कोल्ड रिस्पांस मिलना नहीं चाहिए। ठीक है कि आप सब अभी दीपावली के आनंद में डूबे हैं, लेकिन पढ़ाई का भी एक अपना आनंद होता है, और जो जिंदगी के आगे के आनंद है ना, वो इसी पढ़ाई के आनंद से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े होते हैं। तो हमने बताया था कि 2 पक्षकार होते हैं जिसमें माल का हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण का एक निश्चित उद्देश्य होता है और एक निश्चित समयावधि के लिए ही माल का हस्तांतरण होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। ये 3 उसके मुख्य गुण होते हैं।
कि माल का स्वामी अपने माल का हस्तांतरण एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित समयावधि के लिए करता है। अच्छा, बताएंगे कि निक्षेप अनुबंध के कितने पक्षकार हो सकते हैं? ये तो आप बता ही सकते हैं। निक्षेप अनुबंध के कितने पक्षकार होते हैं? हाँ, रीवा से हाथ उठा था, कोठी रीवा से हाथ उठा था, इधर से भी एक बच्ची उठा रही थी। छिंदवाड़ा से कोई बता रहा है? हाँ हाँ, छिंदवाड़ा बताए। निक्षेपी, निक्षेप ग्रहीता और उपनिक्षेपी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप तीनों को जान गए। अच्छा, निक्षेपी कौन होता है? एक और ये चीज और बता दो, निक्षेपी किसे कहते हैं? माल का स्वामी होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और निक्षेप ग्रहीता तो आपको समझ में आ जाएगा। जो माल को हाँ, सह निक्षेप ग्रहीता कौन होता है? जैसे इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी तो निक्षेप ग्रहीता होती है। सह निक्षेप ग्रहीता कौन होता है? सह निक्षेप वो कौन होता है? नहीं, घबराओ नहीं, तुम सही सोच रहे हो, सही लाइन एंड लेंथ पर हो। ये बहुत जरूरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है बिलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, इसलिए मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी का लिया था। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा यहाँ तक बताया, इसके लिए भी तुमको बधाई और सारे लोग को तालियां बजानी चाहिए, उसने हिम्मत की है, और बाकी कॉलेज को भी बजानी चाहिए। हमें तो आप सब दिख रहे हो ना। देखो बेटा, जब हम इंश्योरेंस कंपनी निक्षेप ग्रहीता हो जाती है और जब वो गाड़ी को सुधारने के लिए किसी मैकेनिक या वर्कशॉप को भेजती है तो वह सह निक्षेप ग्रहीता हो जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, यही थोड़ा सा टेक्निकल है बेलमेंट में, और जितने भी अब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए, थैंक यू मैम। और किसी भी प्रकार का दूषित अधिकार रखने पर, निक्षेपी ने यदि कोई दूषित अधिकार माल पर रखा है, मतलब झूठ बोला है, कपट से, मिथ्या वर्णन से, तो निक्षेप ग्रहीता को क्या अधिकार प्राप्त होता है? निक्षेप ग्रहीता को क्या अधिकार प्राप्त होता है, कोई बताएगा? चलिए, अब इसके आगे जब हमारे क्लासेस होंगी तो हम आगे लेयन है, गिरवी है, जो ग्रहणाधिकार और ये सब चीजें हैं उन पर बातचीत करेंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हार्दिक धन्यवाद, और बहुत मन लगाकर पढ़ें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। मैम आपको भी